हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक है, इंग्लिश क्या होती है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब आप इसे मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब क्या समझते हैं? मतलब ये समझ सकते हैं इससे कि अपने जैसे जीवों को बनाना या अपने जाति को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? मानव जनन कहलाता है। ठीक है, और यह गुण हर एक प्राणी में होता है। ठीक है, तो आइए इसका हिस्ट्री समझते हैं। क्या है हिस्ट्री, इसकी इतिहास। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी की जीवधारियों की लाखों किस्में या लाखों जातियां पाई जाती हैं। इनकी प्रत्येक किस्म को जीव जाति कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक किस्म होती है, हर एक जीव की अलग अलग वैरायटीज होती है, वो उन वैरायटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? जीव जाति कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, वैज्ञानिक 12.5 लाख से अधिक जंतु जातियों का, ठीक है, 12.5 लाख से अधिक जंतु जातियों का और 5 लाख से अधिक पादप यानी पेड़ पौधों की जातियों के, और अभी तक बहुत सी जातियां हैं जिनके बारे में कोई भी वैज्ञानिक को ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इतने सारे जीव जंतु आते हैं। अब बात है बच्चों इसमें कि जीवधारी की आवश्यक बातें क्या कौन सी होती है। आइए समझते हैं कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी बातें नहीं इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब महत्वपूर्ण। आइए समझते हैं। तो पहला बिंदु है, यह किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है। मतलब कहने का, जैसे कोई भी जीव है ये, तो इसके ऊपर कोई जीव रहा होगा, फिर कोई रहा होगा, फिर कोई जीव रहा होगा। ठीक है, जैसे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और ये चौथी पीढ़ी, यानी कि इसमें 4 पीढ़ी का समावेश है। मतलब ये जो हम देखेंगे इस पीढ़ी को, तो ये किसी न किसी का क्या होगा? जीव जाति का सदस्य होगा। वैसे ही यहाँ पास भी है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया जा रहा है? यह अमर नहीं, मतलब ये हमेशा जीवित नहीं रहेंगे, एक दिन मरना है, नष्ट होना है। उसे क्या बोला गया? अमर। यह अमर नहीं वरन मतलब परंतु नाश्वर अर्थात मरणशील हैं, कि ये जीव जो जंतु होंगे मरेंगे, उनका नष्ट हो जाएंगे और उनके स्थान पे कोई दूसरा जीव आ जाएगा। ठीक है, तो आइए ये कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। प्रजनन के लक्षण, मतलब रिप्रोडक्शन के क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से होने चाहिए। आइए, तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, मैंने कुछ यहाँ चुनिंदा लक्षण को लिखाया है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रजनन के समय विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं, विभिन्न प्रकार के बच्चों क्या जैव अणुओं अर्थात बायो मॉलिक्यूल्स निर्माण होते हैं। जैसे प्रोटीन का निर्माण होना, वसा का निर्माण होना। ठीक है, इन सब का जब निर्माण होता है तो प्रजनन के लिए कोई भी मादा हो वो तैयार होने लगती है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्रजनन काल में आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का बार बार विभाजन होता है, अर्थात बार बार द्विगुणन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कोशिकाओं में कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है या फिर समसूत्री विभाजन होता है। दोनों में से कोई ना कोई विभाजन चलता ही रहता है। पांचवा पॉइंट है, प्रजनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है। उसके पहले युग्मक का निर्माण नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्रजनन काल आता है उस टाइम युग्मक का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। छठा पॉइंट है, लैंगिक जनन के समय
निषेचन प्रक्रिया होती है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक नई संतान का प्रारंभ युग्मनज द्वारा अर्थात जाइगोट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, जाइगोट नामक अकेली कोशिका से शुरू होता है। मतलब अगर कोई नया शिशु बनना चाहता है या उत्पन्न करना चाहते हैं कोई दो दंपति मिलकर, तो कैसी युग्मनज बनता है। युग्मनज एक अकेली कोशिका, सिंगल कोशिका होती है, उसी से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट है, एक युग्मनज कोशिका से प्रारंभ होकर नई संतान, ठीक है, मतलब एक ही कोशिका होती है उससे प्रारंभ होता है, और शरीर की कोशिकाएं बारंबार मतलब कई बार विभाजित होकर, ठीक है, एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, पूरा परीक्षा में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। समझिए, जननों मतलब माता, ठीक है, में जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, मतलब जो माता जनन होती है उसकी जननी के एपिथेलियम से जो कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं से क्या बनता है, युग्मक कोशिका बनती है, इसे क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पास होता है क्या है, युग्मक कोशिकाएं, ठीक है। पहले क्या था, जनन कोशिकाएं, अब क्या ये युग्मक कोशिकाएं हैं, इसे बोलते हैं गैमेट सेल। क्या बोलते हैं, गैमेट सेल्स। देखिए, लैंगिक जनन में दो विशेष प्रकार की लैंगिक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है या उनमें लैंगिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसमें नर के शुक्राणु, किसके बच्चा, नर के शुक्राणु, तो और मादा के अंडाणु, ठीक है, यहाँ शुक्राणु गलत लिखा है, मादा के लिए अंडाणु, ठीक है, होता है, और इनके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो नर वाला होता है उसमें गुणसूत्र आधा होता है, हाफ, और जो मादा वाला होता है उसमें भी गुणसूत्र कितना होता है बच्चों, आधा। तो इनमें गुणसूत्र आधी आधी होती है। प्रत्येक जीव जाति के गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है, जिसे द्विसूत्री या द्विगुणन कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जैसे बताया गया है, मनुष्य जाति में 23 जोड़ी, कितने बच्चों, 23 जोड़ी और कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। एक शुक्राणु एवं एक अंडाणु मिलकर सम्मिलन अर्थात युग्मक संलयन से युग्मनज बनाते हैं, जिससे एक नई संतान का प्रारंभ होता है, ठीक है। इस क्रिया में द्विगुणन अर्थात बार गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है, विभाजन होता है, जिससे कोशिकाएं क्या आधी हो जाती हैं और जिसे अर्धसूत्री कहते हैं। इस क्रिया क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री कहते हैं। और इस क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नोट कुछ लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आइए देखते हैं। शुक्राणु जनन को स्पर्मैटोजेनेसिस
ठीक है। शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस तथा अंडाणु जनन को oogenesis कहते हैं। oogenesis कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और अब डेली वीडियो आएगी जिससे कोई समस्या ना हो किसी को। जय हिंद, जय भारत।